प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे दबाव समूहों का वर्गीकरण। इससे संबंधित प्रश्न भी किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अवश्य ही पूछा जाता है। इसी के साथ में स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं में भी दबाव समूहों की वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे दबाव समूह का वर्गीकरण। तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? दबाव समूह का वर्गीकरण। ध्यान दें, देखो, चाहे राजनीतिक दलों का वर्गीकरण करें, सरकार के वर्गीकरण की बात आए या दबाव समूह के वर्गीकरण की बात आए, तो सर्वप्रथम आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वास्तव में किसी का भी वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण के लिए सबसे पहले आधार की ज़रूरत पड़ती है कि भाई किस आधार पर वर्गीकरण करें। मान लीजिएगा हम ये कहें कि यह विद्यार्थी अच्छा है, यह विद्यार्थी बुरा है, तो किस आधार पर कहा? क्या हमने इस आधार पर कहा है कि ये विद्यार्थी कक्षा में शांत रहता है, ये विद्यार्थी कक्षा में शांत नहीं रहता है, इस आधार पर कह दिया ये अच्छा है, ये बुरा है? तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वर्गीकरण के लिए कोई न कोई आधार चाहिए और आधारों पर ही वर्गीकरण किया जाता है। तो यहाँ हम दबाव समूह के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो वास्तव में जो ये वर्गीकरण किया गया है दबाव समूह का, ये वर्गीकरण दो प्रकार का लेंगे हम, परंपरागत वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत दबाव समूह का जो वर्गीकरण किया गया है उसे परंपरागत वर्गीकरण कहेंगे, और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया गया है उसे आधुनिक वर्गीकरण कहेंगे। तो सर्वप्रथम ध्यान रखेंगे दबाव समूह का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार का हो गया। क्या? एक परंपरागत वर्गीकरण, दूसरा आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, अब परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत दबाव समूहों का जो वर्गीकरण किया गया है वह 5 आधारों पर किया गया है। मैंने आपको कहा था ना कि वर्गीकरण करने से पहले आधार बताने पड़ेंगे कि किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया जा रहा है। तो परंपरागत वर्गीकरण जो किया गया है इसमें 5 आधार लिए गए हैं। ये 5 बिंदु मैंने आपके लिए तैयार कर दिए, अर्थात इन 5 आधारों पर दबाव समूह का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो 5 आधार में पहला जो आधार ले रहे हैं जिसके आधार पर दबाव समूह का वर्गीकरण किया जाएगा वो क्या है? उद्देश्य सापेक्ष वर्गीकरण। क्या है? उद्देश्य सापेक्ष वर्गीकरण। इसकी चर्चा करें इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दबाव समूह है क्या चीज़, इसकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है, क्या विशेषता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ यहाँ। अब देखो, यहाँ परंपरागत वर्गीकरण के आधार कितने ले रहे हैं? 5 आधारों पर वर्गीकरण हो रहा है। पहला आधार लिया है विद्वानों ने उद्देश्य सापेक्ष वर्गीकरण। अब इसके आधार पर विद्वानों ने 2 प्रकार के दबाव समूह बताए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। 2 प्रकार के दबाव समूह बताएं, किसके आधार पर? उद्देश्य के आधार पर कि दबाव समूह का उद्देश्य क्या है। क्या? दबाव समूह का उद्देश्य क्या है। तो इसके आधार पर विद्वानों ने 2 प्रकार के दबाव समूह बतलाए हैं। किसके आधार पर? उद्देश्य सापेक्ष के आधार पर। नंबर 1 लोकार्थी दबाव समूह और दूसरा स्वार्थी दबाव समूह। समझ रहे हैं भाई, उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार के दबाव समूह बताए गए हैं, एक लोकार्थी दबाव समूह, दूसरा स्वार्थी दबाव समूह। लोकार्थी दबाव समूह ऐसे दबाव समूह होते हैं जिनका कि संगठन निर्माण वास्तविक रूप में जनता के हित के लिए किया जाता है, जनहित के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके सबसे स्पष्ट हो रहा है लोकार्थी, मतलब जनता के हित में, लोक के हित में जो समूह होते हैं, जिन समूह का संगठन किया जाता है वास्तविक रूप में, ऐसे समूह क्या कहलाते हैं? लोकार्थी दबाव समूह। इसका उदाहरण देंगे हम, जैसे नारी कल्याण संघ और सर्व सेवा संघ। नोट करें, लोकार्थी दबाव समूह के उदाहरण क्या हो गए? नारी कल्याण संघ और सर्व सेवा संघ। ठीक है,
अच्छा, इसमें उद्देश्य सापेक्ष वर्गीकरण में दूसरा दबाव समूह क्या बता रहे हैं? स्वार्थी दबाव समूह। स्वार्थी दबाव समूह वो दबाव समूह होते हैं जो वास्तविक रूप में जनहित के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए संगठित होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए संगठित होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वार्थी दबाव समूह। जैसे श्रमिक संघ है, तो श्रमिक संघ जो है वास्तविक रूप में क्या ये पूरे देश के या सभी वर्गों की बात करेगा? सभी वर्गों के हित की बात करेगा? क्या श्रमिक संघ विद्यार्थियों के हित की बात करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ ये केवल श्रमिक संघ श्रमिकों के स्वार्थ की बात करेगा, सरकार से श्रमिकों के हित में कानून बनवाने के लिए दबाव डालेंगे। दूसरा क्या है? व्यापारी संघ। व्यापारी संघ क्या श्रमिकों के हित के लिए कानून बनाएंगे? नहीं, केवल अपने हित के लिए कानून बनाएंगे, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्वार्थी दबाव समूह। इसमें क्या क्या हो गए? श्रमिक संघ, व्यापारी संघ और भी कितने ही उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के हिसाब से मैं उदाहरण ले रहा हूँ जो कि एग्जाम में किसी भी रूप पूछ जाए आप गलती नहीं करेंगे। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी समझना है। अच्छा, एक आधार ले लिया हमने। आप देखो दूसरा आधार क्या लिया है? क्षेत्र सापेक्ष वर्गीकरण। मतलब क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मैंने बताया ना 5 आधारों पर वर्गीकरण करें दबाव समूह के कि वे कितने प्रकार के दबाव समूह होते हैं। तो क्षेत्र सापेक्ष वर्गीकरण में 2 प्रकार के दबाव समूह बताए हैं। एक स्थानीय दबाव समूह जो केवल स्थानीय स्तर के हित की बात करते हैं, पूरे देश के हित की बात नहीं करेंगे। और दूसरा क्या? देशव्यापी दबाव समूह। देशव्यापी दबाव समूह वो होते हैं जो कि वास्तविक रूप में पूरे देश के हित की बातें करते हैं, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, समझ रहे हैं ना। और इधर हम बात करते हैं तो मान लीजिएगा हमारे यहाँ राजस्थान का उदाहरण देते हैं हम, राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ रूकटा। तो ये स्थानीय, मतलब यहाँ जो ये रूकटा है तो क्या पूरे देश के शिक्षकों से संबंधित है, केवल राजस्थान? केवल राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। इसलिए एक स्थानीय होगा, दूसरा देशव्यापी होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। समझ रहे या नहीं? ठीक है। अच्छा, तीसरा आधार क्या ले रहे हैं? संगठन सापेक्ष। आप देखो संगठन के आधार पर दबाव समूह 2 प्रकार के बतलाए हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक दबाव समूह कौन से होते हैं? औपचारिक दबाव समूह वो होते हैं जिनका निश्चित संगठन होता है, निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं, जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ये हो गया औपचारिक दबाव समूह। दूसरा क्या है इसमें? संगठन सापेक्ष में अनौपचारिक दबाव समूह। अनौपचारिक दबाव समूह वो दबाव समूह होते हैं जिनका अपना निश्चित संगठन नहीं होता है, निश्चित नियम नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है जैसे जाति के आधार पर जो समूह बनाए जाते हैं, ठीक है, जाति समूह लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अच्छा, चौथा जो आधार है प्राकृतिक व निर्मित दबाव समूह। अब ध्यान दें, प्राकृतिक दबाव समूह वो दबाव समूह होते हैं जो प्रकृति से ही स्वतः ही परंपरा से ही स्वतः ही निर्मित होते हैं, जैसे जातीय संगठन है, जाति के आधार पर जो संगठन बनते हैं वो क्या हो गए? प्राकृतिक दबाव समूह। और दूसरा क्या है? निर्मित दबाव समूह। निर्मित दबाव समूह वो होते हैं, ध्यान दें, निर्मित दबाव समूह वो होते हैं जिनका जानबूझ करके निर्माण किया जाता है, जैसे श्रमिक संघ है। तो श्रमिक संघ का जो निर्माण होता है वो स्वतः ही हो रहा है, प्राकृतिक रूप में हो रहा है, बनाया जा रहा है, उसका निर्माण किया जा रहा है। तो निर्मित दबाव समूह में श्रमिक संघ आ जाएगा, व्यापारी संघ आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ चौथा क्या लिया हमने? प्राकृतिक व निर्मित दबाव समूह, ठीक है। आगे चलते हैं। 5वां आधार क्या है? अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक। नाम से स्पष्ट हो रहा है। अल्पकालिक का मतलब कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जो कि कुछ समय के लिए संगठित होते हैं, जैसे उनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं दबाव समूह समाप्त हो जाता है। दूसरा दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब ये ऐसे दबाव समूह जो लंबी अवधि तक बनाए जाते हैं, लंबी अवधि तक बने रहते हैं, उनको कहेंगे दीर्घकालिक दबाव समूह। तो इसके आधार पर भी दबाव समूह का वर्गीकरण किया जाता है। ये वर्गीकरण हो गया परंपरागत वर्गीकरण। नीचे हमने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि जो दबाव समूह होते हैं वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम से, राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर दबाव डालते हैं और अपने अनुरूप नीतियाँ
क्या बोल रहा हूँ मैं, अपने अनुरूप नीतियां बनवाते हैं, अपने अनुरूप कानून बनवाते हैं। इसका मतलब दबाव समूह स्वयं सत्ता में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, स्वयं सांसद या विधायक नहीं बनना चाहते हैं, स्वयं मंत्री नहीं बनना चाहते, बल्कि ये तो सांसद, विधायकों और मंत्रियों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवाना चाहते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवाना चाहते हैं। इसलिए मैंने यहाँ ये संकेत दिया है कि दबाव समूह पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर दबाव डालते हैं और इस दबाव के अनुरूप ही यहाँ नीतियाँ बनाई जाती हैं, इसके अनुरूपी कानून बनाए जाते हैं। और इसको समग्र रूप में समझना हो तो आप हमारी अलग से जो हमने वीडियो अपलोड की है दबाव समूह का अर्थ और परिभाषा, उसके अंतर्गत आप देखिएगा, हमने बहुत बढ़िया तरीके से ये बात समझाई, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ आप देखिएगा। ठीक है भाई। अब देखो, एक तो हो गया परंपरागत वर्गीकरण, दूसरा क्या लिया है हमने, आधुनिक वर्गीकरण। अर्थात आधुनिक राजनीति विज्ञान में दबाव समूह का जो वर्गीकरण किया गया है उसे आधुनिक वर्गीकरण कहेंगे। आधुनिक वर्गीकरण में विशेषकर दो विद्वानों के नाम लेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और एग्जाम की दृष्टि से नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के अंतर्गत दबाव समूहों को आप इनके आधार पर समझ सकते हैं। ठीक है भाई। इसमें दो विद्वान कौन कौन से लेंगे हम, एक बिलोन्डेल, नोट करें, बिलोन्डेल का वर्गीकरण लेंगे, दूसरा आमंड का वर्गीकरण लेंगे। वास्तविक रूप में दबाव समूह का जो आधुनिक वर्गीकरण किया गया है उसमें दो विद्वान महत्वपूर्ण है, आमंड का वर्गीकरण और बिलोन्डेल का वर्गीकरण। ये आईएएस एग्जाम में, नेट एग्जाम में किसी न किसी रूप में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। मेरे प्यारों से प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। आधुनिक वर्गीकरण में किस किस की बात करें हम, दो विद्वानों की। मैंने यहाँ संकेत दे दिया है, दो विद्वान। आप चाहें तो फर्स्ट में इनके नाम लिख लेंगे, क्या, बिलोन्डेल का और आमंड का। यहाँ आप नोट करेंगे बिलोन्डेल, आमंड का। पहले किसका लेंगे हम, बिलोन्डेल का वर्गीकरण लेंगे। ध्यान दें, बिलोन्डेल ने वास्तविक रूप में दबाव समूह का जो वर्गीकरण किया है इसके अंतर्गत इन्होंने दो प्रकार के दबाव समूह बताए हैं, सामुदायिक दबाव समूह और संघात्मक दबाव समूह। ध्यान दें, दो दबाव समूह बताएं पहले, क्या क्या, सामुदायिक दबाव समूह ए और दूसरा क्या बताया, संघात्मक दबाव समूह। समझ रहे हैं। फिर कह रहा हूं, बिलोन्डेल ने दबाव समूह के दो प्रकार बतलाए हैं, सामुदायिक दबाव समूह और संघात्मक दबाव समूह। और मैंने आपको कहा था कि जब वर्गीकरण किया जाए तो आधार चाहिए, तो अब चलें सबसे पहले यहाँ सामुदायिक दबाव समूह का जो प्रेरक तत्व है, जो आधार है, वो सामाजिक संबंध है। सामाजिक संबंधों के आधार पर बिलोन्डेल ने दो प्रकार के दबाव समूह बताए हैं। ध्यान दें, मैं क्या कह रहा हूं कि सामुदायिक दबाव समूह वो दबाव समूह होते हैं जो कि व्यक्ति एक स्थान पर एक साथ रहने के कारण अस्तित्व में आते हैं, उन्हें सामुदायिक दबाव समूह कहा जाता है। इनका प्रेरक तत्व होता है सामाजिक संबंध। नोट कीजिएगा, प्रेरक तत्व क्या है इसका, सामाजिक संबंध। ये एक स्थान पर रहने के कारण अस्तित्व में आते हैं और इसको बिलोन्डेल ने दो प्रकार का बतलाया है। किसका, सामुदायिक दबाव समूह के दो प्रकार बताए हैं। ध्यान दें, पहला बताया परंपरागत दबाव समूह, दूसरा बताया संस्थागत दबाव समूह। फिर कह रहा हूं किसके, सामुदायिक दबाव समूह के दो प्रकार बता रहे हैं, परंपरागत दबाव समूह, संस्थागत दबाव समूह। परंपरागत दबाव समूह वास्तविक रूप में परंपरा के आधार पर, रीति रिवाज के आधार पर एक जगह रहते हुए अस्तित्व में आते हैं, जिसके उदाहरण हैं जैसे जातिगत समूह और धार्मिक समूह। ठीक है भाई। और दूसरा क्या है, संस्थागत दबाव समूह। संस्थागत दबाव समूह वास्तविक रूप में एक संस्था में एक साथ कार्य करते हुए अस्तित्व में आते हैं। क्या बोल रहा हूँ, एक संस्था में एक साथ कार्य करते हुए अस्तित्व में आते हैं, जैसे कर्मचारी संरक्षण परिषद और सैनिक कल्याण परिषद। ये संस्थागत दबाव समूह का एग्जाम्पल हो गया। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। बिलोन्डेल का पहला जो दबाव समूह क्या है, सामुदायिक समूह। और सामुदायिक दबाव समूह के दो प्रकार बता रहे हैं, परंपरागत समूह और संस्थागत समूह। इनके मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं, नोट कीजिएगा, निश्चित एग्जाम पूछा जाता है। अच्छा, अब एक तो हो गया सामुदायिक दबाव समूह, दूसरा क्या बताया इन्होंने, संघात्मक दबाव समूह। नोट कीजिएगा, दूसरा क्या है, संघात्मक दबाव समूह। ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ जब किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्या कह रहा हूं मैं, जब किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दबाव समूहों का निर्माण किया जाता है
तो इसे संघात्मक दबाव समूह कहते हैं। क्या कह रहा हूँ, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब समूह का संगठन किया जाता है, समूह का निर्माण किया जाता है, तो उसे संघात्मक दबाव समूह कहते हैं, निश्चित उद्देश्य। अब इस आधार पर भी ब्लोंडेल ने संघात्मक दबाव समूह के 2 प्रकार बताए हैं। भाई ध्यान देंगे, विद्यार्थी गलती करते हैं हमेशा, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है IAS एग्जाम, नेट एग्जाम में हमेशा गलती करते हैं विद्यार्थी, ज़्यादातर समझ ही नहीं पाते हैं। तो ध्यान दें, संघात्मक दबाव समूह के 2 प्रकार बता रहे हैं। क्या क्या? संरक्षणात्मक दबाव समूह और दूसरा उत्थानात्मक दबाव समूह। ध्यान दें, संरक्षणात्मक दबाव समूह वे दबाव समूह होते हैं जो अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए संगठित किए जाते हैं, इसलिए उसका नाम रखा गया संरक्षणात्मक दबाव समूह। जैसे श्रमिक संघ है, व्यापारी संघ है, मिल मालिक संघ है, ठीक है, ये संरक्षणात्मक दबाव समूह के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा क्या है? उत्थानात्मक दबाव समूह। उत्थानात्मक दबाव समूह वे दबाव समूह होते हैं जो कि वास्तविक रूप में किसी एक वर्ग विशेष के हित को ध्यान में न रखते हुए वास्तविक रूप में जनहित में जनता के उत्थान के लिए संगठित किए जाते हैं, उसे उत्थानात्मक दबाव समूह कहते हैं। जैसे कि नारी स्वतंत्र संघ। तो यहाँ पर आप बताइए, नारी के अंतर्गत क्या अमीर गरीब लिया है, शिक्षित अशिक्षित लिया? नहीं, नारी नारी है, तो यहाँ संपूर्ण रूप में महिलाओं के उत्थान की बात की जाएगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है उत्थानात्मक दबाव समूह। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए अब दूसरा क्या है? आमंड का वर्गीकरण। आमंड ने 4 प्रकार के दबाव समूह का उल्लेख किया है। क्या कह रहा हूँ? 4 प्रकार के दबाव समूह का उल्लेख किया है। इसमें कोई नई बात नहीं आएगी, क्योंकि ये 3 बातें ऐसी हैं जो कि ब्लोंडेल ने पहले ही बतला दी हैं। तो ध्यान दें, पहला है संस्थात्मक दबाव समूह। क्या है? संस्थात्मक दबाव समूह। तो ब्लोंडेल ने अपने सामुदायिक समूह में संस्थागत समूह की चर्चा कर दी है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप ये नोट कीजिएगा। यहाँ मैंने जो समझा है उसको आप रिपीट कीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? पहला संस्थात्मक समूह। इसका मतलब ये है कि ये एक संस्था में कार्य करते हुए जिस समूह का अस्तित्व होता है उसे संस्थात्मक समूह कहते हैं। जैसे सैनिक कल्याण परिषद, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया कि ब्लोंडेल ने भी ये वर्गीकरण किया है। आमंड का दूसरा क्या है? संघात्मक समूह। ध्यान दीजिएगा, क्या है? संघात्मक समूह। तो ब्लोंडेल ने भी अपना जो संघात्मक समूह इसकी चर्चा की है। अब ध्यान दें, संघात्मक समूह इसका मतलब क्या है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर व्यक्ति एक स्थान पर रहते हुए या एक स्थान पर कार्य करते हुए जब उनका जो समूह अस्तित्व में आता है तो उसे क्या कहा जाता है? संघात्मक दबाव समूह कहा जाता है। यह बात आमंड ने भी बतलाई है और ब्लोंडेल ने भी अपना ये वर्गीकरण दिया है। ये आपके सामने बी, मतलब एक तो सामुदायिक है, दूसरा संघात्मक है। तो यहाँ पर आमंड भी संघात्मक दबाव समूह की बात कर रहे हैं, जिसके एग्जाम्पल क्या हैं आप देखिएगा। श्रमिक संघ है, मिल मालिक संघ है, यहाँ पर भी आप ये बात देख सकते हैं, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। जो कि यहाँ संघात्मक को ब्लोंडेल ने 2 भागों में बांट दिया है और आमंड इसकी सीधी चर्चा कर रहे हैं। 2 हो गया क्या? संघात्मक समूह, जिसके उदाहरण क्या हो गए? श्रमिक संघ और मिल मालिक। आमंड ने तीसरा जो वर्गीकरण किया, क्या किया है? असंघात्मक समूह। क्या? असंघात्मक समूह। वास्तविक रूप में ये जो दबाव समूह हैं ऐसे हैं जिनका कि एक निश्चित रूप में कोई संगठन नहीं होता है, बल्कि ये अस्त व्यस्त बिखरे हुए रहते हैं, जिसका उदाहरण है जैसे जातिगत समूह और धार्मिक समूह, ठीक है। और चौथा क्या है? प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह वास्तविक रूप में वो दबाव समूह होते हैं जो कि वास्तविक रूप में सभा, रैली, प्रदर्शन और प्रदर्शन में भी विशेषकर हिंसा, क्या कह रहा हूं? हिंसात्मक प्रदर्शन किया जाता है, इसलिए इसे प्रदर्शनात्मक दबाव समूह कहा जाता है। इसका मतलब ये होगा कि आमंड ने दबाव समूहों के 4 प्रकार बतलाए हैं। नोट कीजिएगा, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है निम्न में से आमंड के दबाव समूह का वर्गीकरण नहीं है या है। तो अगर आपको ये चारों बातें ध्यान हैं तो उनकी मर्जी है जैसे प्रश्न बनाइएगा। भाई इसके ऊपर तो 15-20 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप ये मैंने जो
सारणी आपके लिए तैयार की है, आप इसे नोट कीजिएगा, समझिएगा। मैं कहता हूँ किसी रूप में प्रश्न पूछिएगा, गलती आप कर ही नहीं सकते। तो ये क्लियर हो गया। आमंड ने कितने प्रकार के दबाव समूह बताएं? 4 प्रकार के दबाव समूह बता रहे हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ, पहला संस्थात्मक समूह, दूसरा संघात्मक समूह, तीसरा असंघात्मक समूह और चौथा प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। ये हो गए 4 प्रकार के दबाव समूह आमंड के। तो क्लियर हो गया। फिर से दबाव समूह का वर्गीकरण 2 प्रकार का होगा, परंपरागत वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण। परंपरागत वर्गीकरण में जो वर्गीकरण किया गया 5 आधारों पर किया गया, 5 बिंदुओं के आधार पर मैंने समझा दिया है। आधुनिक वर्गीकरण में 2 विद्वान ले रहे हैं हम, ब्लोंडेल और आमंड। ब्लोंडेल ने 2 प्रकार के दबाव समूह बताए, सामुदायिक समूह और संघात्मक समूह। सामुदायिक समूह के भी 2 प्रकार बताए हैं और संघात्मक समूह के भी 2 प्रकार बताए हैं। और आमंड ने 4 प्रकार के दबाव समूह बताए हैं। ये आपके सामने मैंने नोट कर दिए हैं, समझा दिए। इनको आप नोट कीजिएगा, एग्जाम में जैसे मर जाए प्रश्न पूछिएगा। मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, गलती नहीं होगी। ये हो गया आपका दबाव समूह का वर्गीकरण। आशा करता हूँ दबाव समूह का वर्गीकरण आप ठीक से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी